Hello everyone, welcome to TUTAP. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our Sankalp series going on for JIB November 2025 examination and this is the subject of AFM. आज का हमारा lecture number 23 is about marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर के अंदर पूछा भी जाता है और ना ये आपको ना अकाउंटिंग के एक और ब्रांच की तरफ आपको ओपन अप भी करता है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज वेल. सो आज का सेशन हो जाता है इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ इसके एंड तक बने रहिएगा. साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी PYP बुकलेट नहीं देखी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुकलेट नहीं है, तो जल्दी से उसको देखिए क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ओवर 1200 MCQs एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिलती है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जस्ट वन पर्टिकुलर एरिया और उसके लिए आपको क्या करना है, यू डोंट इवन हैव टू पे अ पेनी. आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक गिवन है, वो लिंक आपको लेकर जाएगा हमारी वेबसाइट पर जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं दिस एब्सोल्युटली फ्री. एंड यस, दिस इज समथिंग जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, तो प्रिंट भी कर सकते हो. तो आप अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन चाहे आप फिजिकल बुक से करना चाहें चाहे इन PDFs के थ्रू करना चाहें, आप दोनों तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं. सो प्लीज गो ahead and check it out on our website or in our app. Now, everybody, let's start with the specific area of marginal costing. Marginal का basic मतलब होता है variable. So when we talk about the topic of marginal costing हमारे पास आता है जो कहता है कि देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का तो हमको पता ही है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो छेड़ी नहीं जाती है कि वो तो जो है जैसी है. जैसे मान लीजिए मैंने रेंट देना है तो मैंने हर महीने रेंट तो वही देना है, ठीक है, और मेरे पास जेब में पैसा हो मेरी जेब में पैसा ना हो तो वो हमेशा ही जाएगा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि जब आप एक और यूनिट बनाते हो, हमेशा जब आप एक एडिशनल यूनिट बना रहे हो तो उसके साथ में आपका कितना खर्चा और जुड़ता है. दैट मीन्स यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का तो सिनेरियो आता ही नहीं. अगर मैंने एक फैक्ट्री लगा ली और उस फैक्ट्री के अंदर मैं बनाती हूँ कोई भी चीज़, ठीक है, अब मेरी फैक्ट्री के अंदर अब मैं चीज़ एक प्रोड्यूस करूँ 100 प्रोड्यूस करूँ, रेंट तो मेरा जितना है मैंने उतना ही देना है, उसके ऊपर तो मेरा रेंट नहीं जाएगा ना. तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को नोटिस करता है, नॉट द फिक्स कॉस्ट. तो इसके अंदर क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है विच विल गिव यू द कंट्रीब्यूशन. तो ये एलिमेंट्स जो देखता है वो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और आपका कंट्रीब्यूशन. मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड भी करता है और कॉस्ट को रिपोर्ट भी करता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस करता है. तो एनालिसिस के चलते इसका ना थोड़ा सा जो वर्किंग है वो डिटेल्ड चलता है. देन जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है ये टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट देता है. वो कहता है एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल. मैं देखूंगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड का तो पता ही है वो सेम रहती है. वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सब कुछ उठाती है, मार्जिनल नहीं उठाती. सम कॉस्ट विच हैव फीचर्स ऑफ बोथ द फिक्स एंड वेरिएबल दे आर कॉल्ड सेमी वेरिएबल. कुछ ऐसी कॉस्ट्स भी होती हैं जिनमें ना आप कहते हो कि फिक्स तो देना ही देना है लेकिन उनका ओवर एंड अबव दैट स्पेसिफिक फिक्सिटी आपको एक्स्ट्रा भी देना होता है. जैसे हमारे पास में अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात करते हैं वो तो कम्प्लीटली आपका वेरिएबल मानते हैं. लेकिन जैसे एक एग्जांपल है, पहले ना लोग टेलीफोन जो लेते थे वो रेंटल पे आप टेलीफोन भी लगवा लेते थे, तो मतलब वो जो फोन है वो आपका परचेज नहीं होगा. तो क्या होगा, आप उसका दोगे रेंट और उसके पहले होते थे ना, अब तो पैक्स आ चुके हैं, पहले पैक्स नहीं होते थे, तो जितना आप यूज करते थे उतने ही आपका बिल पड़ता था. तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है एज अ वेरिएबल कॉस्ट. तो आपके पास में एक ही पर्टिकुलर कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड भी आता है और उसी के अंदर वेरिएबल भी आता है. On the only the average variable cost is to be considered here. आपको fixed cost को consider नहीं करना. और marginal contribution of the product or department is taken into account for calculating its profitability. हम marginal contribution के अंदर इसको calculate करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तो पता ही है कि जो fixed चीज़ है वो तो same रहती है, बदलती तो सिर्फ variable part है ना, तो हम उसी की ही valuation को pick करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, ये थोड़ा रैशनल ज़्यादा है क्योंकि देखिए ये कहता है कि जो चीज़ आपकी फिक्सिटी में चली रही है उसको तो आपने छेड़ना नहीं है ना. वो कहते हैं नहीं, जो फिक्स्ड है उसको हमने क्यों छेड़ना.
तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि इसको मैंने नहीं छेड़ना। तो जिस पोर्शन को मैंने छेड़ना है वो कौन सा होगा, वो होगा मेरा वेरिएबल का। मुझे पता होगा कि वेरिएबल के अंदर मैंने चीज कम बनाई है, मैंने चीज ज्यादा बनाई है, उसके बेसिस पर मेरा काम चलता है। तो ये थोड़ा ना रैशनली थोड़ा ज्यादा सॉर्टेड रहता है, क्योंकि ये कहता है कि देखो मैं तो सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ, वो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिक एलिमेंट है कि ये निकालना कि हर बार नए नए प्रोडक्शन के साथ में कितना एडिशनल कॉस्ट हो रहा है। तो डेटा जो है ये इजीली रिट्रीवेबल भी होता है, क्योंकि ये रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से निकालता है। फिक्स वालों को नहीं देख रहा ना, ये वेरिएबल वालों को देखता है। और इसी के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट भी निकलता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेक इवन पॉइंट एवरीवन? ब्रेक इवन पॉइंट वो पोजीशन है जिसमें, जैसे मान लीजिए मैंने डाले 10,000 रुपीज। अब जब मैंने 10,000 रुपीज बिजनेस में लगा दिए फॉर प्रोडक्शन, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरे ना ये जो 10,000 रुपीज लगे ना, बस कैसे भी करके ना ये 10,000 रुपए मेरे ना रिकवर करवा दो। मतलब मेरी इच्छा भी पहले यही है कि जो मेरा पैसा डूब सकता है, पहले वो डूबने मत दो। उसके बाद देखी जाएगी कि मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्क है ना इन चीजों में। एक तरफ हम कहते हैं कि अच्छा हमें तो प्रॉफिट चाहिए, वो कहता है नहीं नहीं भाई, इतने दूर के सपने मैं नहीं बना रहा। आप बस मेरे को इतना जरूर दे दो कि भगवान मैंने ना जितने रुपए लगाए हैं वो मेरे रिकवर जरूर हो जाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आपका जब प्रॉफिट वाला एरिया आता है और ब्रेक इवन पॉइंट में। ठीक है, सो नाउ बेस्ड अपॉन दिस नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रेक इवन मेक्स इट इजी फॉर रिलेटिव अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस सेगमेंट्स। आपके ना जो दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी चीजों के साथ में इनकी वर्किंग है, क्योंकि आप प्रोडक्शन के अंदर पर यूनिट देख पाते हो, वेरिएबल कॉस्ट को आप पिक करते हो, तो आपको वहां पर ना क्लैरिटी रहती है किस चीज की। आपको क्लैरिटी रहती है कि आपने और कितना बनाना है और दूसरे प्रोडक्शंस के साथ में आपका कैसे काम चल रहा है। और प्लान्स को ज्यादा अच्छे से आप चला सकते हो, क्योंकि आप अपनी पॉकेट कंट्रोल कर सकते हो ना। पॉकेट कंट्रोल कैसे हो सकती है? आपको पता है मैंने यहाँ इतना पैसा लगाना है और मैंने इतना नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कभी जब उनको पैसे का क्रंच दिखने लगता है, वो एडवर्टाइजिंग का पैसा खींच लेती है कि भैया अभी अपने पास पैसा कम आ रहा है, तो वहां पर कम कर देते हैं हम लोग जी, थोड़े से लोग कम कर देते हैं। ये सब क्या होता है, आपको पता होता है कि आप कहाँ से पैसा अपना कंट्रोल कर सकते हो और आप वहीं से उसको कंट्रोल करते हो। और ये इफेक्टिव टूल है मैनेजमेंट का टू फॉर्मुलेट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्पेशली अंडर द डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट इजी, इट इज नेवर इजी। कई बार आपकी ना कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो सेमी वेरिएबल होती है, उन सेमी वेरिएबल को आपको कहाँ फिट करोगे उसको। ठीक है ना। देन अजम्पशन ये मान लेते हैं कि फिक्स्ड, और ऊपर से ना इनकी जो अजम्पशन है कि फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता। फिक्स डू नॉट वेरी एट ऑल एंड वेरिएबल इज 100% प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये रियलिस्टिक नहीं है। कई बार ना वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें भी चेंज आते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कई बार ज्यादा हम यूनिट्स बाय कर लें, हम बंदे को बोल नहीं देते कि भैया देखो मेरे को तो डिस्काउंट दे दो, वो डिस्काउंट ज्यादा दे देगा। आपकी वेरिएबल कॉस्ट जितनी ज्यादा आप ले रहे हो चीजें, बल्क में चीज पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपको कम होती हुई दिख जाएगी। फिक्स कॉस्ट के अंदर भी मैंने आपको बोल दिया कि जी हमारा रेंट तो सेम रहता है। कहाँ रहता है? हर 1 साल बाद इंक्रीमेंट उसमें नहीं लगता। जब हम देते हैं लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड को हम बोलते नहीं कि भैया देखो आपके पैसे बनते थे इतने, अब आपको क्योंकि उसमें लिखा होता है कि 10% इंक्रीज आएगा हर साल का, तो फिर आप क्या कर लोगे? अगर आपको पता है कि एवरी सिंगल ईयर आपका इंक्रीमेंट लगना है, मतलब there's an actually an addition in terms of the rent that the organization has to pay, तो वो भी खत्म हो गया। तो आपका तो अजम्पशन ही गलत हो गया। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल इंक्लूड करके बोल देते हो कि फिक्स को छोड़ दो। वो तो गलत बात है ना, आपको फिक्स्ड को भी तो उसमें इंक्लूड करना है। असली खर्चा तो दोनों को मिलाकर बनता है, किसी एक को पकड़कर दूसरे को छोड़कर नहीं। तो ट्रेडिशनल तो कहता है मैं तो मोटा मोटा हर चीज देखूंगा। और यहाँ पर जो सेल्स प्राइस पर यूनिट है, इट विल रिमेन द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स। इट्स नॉट रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक बात नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन और सेल्स के अंदर हमारे पास सेलिंग प्राइस हम सेम रख देते हैं। जब हम कई बार ना, जैसे कोई लोग ज्यादा बल्क में बाय करते हैं, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशंस वेरी कर जाते हैं पैसे को। अभी जैसे जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, अब उनको ये बोला गया है कि आप अपने जो लिस्ट प्राइसेस हैं उनमें आप चेंज लाओ। तो अब ये भी तो एक है ना, सेल्स प्राइस कहीं पर भी हमेशा सेम नहीं रहता। फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अदर टेक्निक्स में बी मोर इफेक्टिव। ये भी एक फैक्ट है। कई बार ना सिर्फ एक वेरिएबल कॉस्ट के पीछे जबरदस्ती पड़ने वाला हिसाब नहीं होता। कई बार इसके अलावा भी ऐसे सूटेबल ऑप्शंस हैं जहां से ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट होते हैं और वो अपने कॉस्ट कंट्रोलिंग के ऊपर इफेक्टिवली काम करते हैं।
अच्छा, अब इससे आगे जाएं तो पहले हम ये जो दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दोनों हैं क्या? फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन सेम रहती है। आप प्रोडक्शन कम करो, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो, आप प्रोडक्शन करो, इनफैक्ट आप प्रोडक्शन ना करो, इट इज़ नॉट अफेक्टेड। तो ये एक इंडिपेंडेंट है, ना इसको परचेज से फ़र्क पड़ता है ना इसको सेल से फ़र्क पड़ता है। मैंने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम देने हैं अब तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ना फैक्ट्रीज को भी वो करवाने लग गई हैं, क्या कहते हैं उनको ना, थीव से बचाने के लिए दे हैव स्टार्टेड मेकिंग श्योर कि वो उसको भी प्रोटेक्ट करें। तो इंश्योरेंस जो उसकी ले लेते हैं। अब यहाँ पर इंश्योरेंस में आप कुछ बना रहे हो कुछ नहीं बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बर्गलरी इंश्योरेंस होती हैं, फायर इंश्योरेंस लेने लग गए हैं क्योंकि कुछ नहीं पता होता ना किस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाए। देन रेंट जो पे किया होता है, रेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस जगह को यूज करो आप ना करो। कई बार लोग पीजी ले लेते हैं उसके बाद उस अपने घर चले जाते हैं, वो तो पूरे एरिया का रेंट लेगा। तो आपको क्या लगता है फैक्ट्री में कुछ बदलता होगा? अगर आपने फैक्ट्री का रेंट दे दिया तो अब वो फैक्ट्री अब आपकी है, आप कुछ बनाओ कुछ ना बनाओ पे तो करना पड़ेगा। सैलरी टू द परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ से भी अगेन आप काम करवाओ या ना करवाओ लेकिन सैलरी उनको देनी ही पड़ेगी। देन कम्स द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली रिलेट होती है हमारे सेल्स और प्रोडक्शन के साथ में। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड कमीशन पेड ऑन द सेल्स। वेरिएबल होती है जितना आपका वो आउटपुट वेरी करता है ना, तो उसके हिसाब से आपकी ये वेरिएबल कॉस्टिंग भी वेरी करती है। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। तभी तो मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि वो स्टडी ही सिर्फ इसको करती है। इट्स ऑब्सेस्ड विद इट। ठीक है। तो अच्छा, एक ना हमने ये एक इक्वेशन होती है जो अकाउंट्स में बहुत यूज होती है। ठीक है, वैसे कॉस्टिंग का जो बेसिक फॉर्मूला है ये बुक में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हमें जो बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना वो ये होता है कि सेल्स में से पहले आप माइनस करो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, उसके बाद आपका निकल कर आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा इसमें से आप जब फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास में बचता है प्रॉफिट। तो अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना एक कई बार लिखा होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कुछ नहीं किया इन्होंने, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर माइनस था वहां जाकर प्लस हो गया और ये दोनों आपकी वैल्यूज बनकर आ गई। इस तरीके से ये सिंप्लीफाइड वे से सीवीपी एनालिसिस कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है और बड़ा प्यारा टॉपिक है। मतलब दिस इज समथिंग जो इसका पूरा फॉर्मेट चल कर आता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, पहले हम सेल्स देखते हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर निकल के आएगा कॉन्ट्री, फिर हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट और ये निकला अपना प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। अब सेल्स जो होता है वो टोटल सेल्स लिखते हैं हम। मतलब अगर जैसे मैंने बोला जी 10,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं और हमारी जो यूनिट कॉस्ट है वो मान लीजिए 200, लेट्स कीप इट 100 रुपीज, सिंप्लीफाइड रखते हैं। तो ये हो गया 1 लाख का हमारी सेल हो गई। फिर कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मैं कहा वेरिएबल कॉस्ट है 40 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी तो कमाना है ना ऑर्गेनाइजेशन ने। 40 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, यानी हमें ये पता चलता है कि दिस इज 10 लाख। 4 लाख का तो हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो आप बोलोगे देखो कंट्रीब्यूशन कितना आया 6 लाख का। अब वो कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, मैंने बोला कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रेंट देना पड़ता है 3 लाख का। तो 3 लाख का रेंट देने के बाद जो बच गया वो इनका प्रॉफिट है। दिस इज द एंटायर मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट शीट यूज होती है। ये अगर आपको अच्छे से आती है ना तो आपके लिए ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट is it becomes super easy, trust me on that note। एक क्वेश्चन देखिए, ये ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर करती है। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बॉटल्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट। उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 120 पर यूनिट का। ठीक है, और कहते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 200 है, और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने सेल कितने किए हैं 5000। आपको बोला गया प्रॉफिट निकालिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स आपकी कितनी थी, सेल्स आपकी 5000 बॉटल्स उन्होंने सेल करी हैं इनटू कितने आपके यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 200। तो कहना है से यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10, ये आ गया, यहाँ पर भी 10 लाख का बन गया। फिर मैं इसमें से करूँ वेरिएबल कॉस्ट माइनस, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 120 थी इंटू 5000, है ना, ये आपके हो गए। दिस गिव्स अस 6 लैक्स। 6 लैक्स तो हमारे यहीं खत्म हो गए किस चीज़ के, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 4 लाख।
है ना। जब हमारे पास बचा ही 4 लाख है, उसमें से अब आप माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट जो कि है आपकी 1 लाख की, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख आपका हो गया प्रॉफिट। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन निकाल सकती है उसका प्रॉफिट या लॉस। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द एंटायर पोर्शन जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बनता है। आप इसको एक बार देख लीजिए सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ इट। और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। डन एवरीवन? ओके, अब ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ब्रेक इवन वो सिचुएशन है जिसमें ना हम कहते हैं भगवान जितने पैसे मेरे लगे मेरे पैसे वो रिकवर हो जाए, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। तो इसके अंदर फ़र्क क्या है जब हम ये निकालते हैं ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एरियाज। वाई इज इट सो डिफरेंट? बिकॉज इन दिस केस व्हाट दे एग्जैक्टली डू इज, आप ना पहले क्या करते हो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट करते हो माइनस, फिर क्या आता है आपके पास, कंट्रीब्यूशन, फिर हम माइनस करते थे फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आता था। अब इसमें हम प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालते, वो कहते हैं ये जीरो है। तो क्या होगा, जो हमारा कॉन्ट्री आया होगा उतनी ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लग जाएगी, मतलब जो हमने पैसा कमाया सारा का सारा कॉस्टिंग कवर करने में ही चला गया। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हमने एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन शुक्र है अपनी जेब से कोई पैसा गवाया भी नहीं। ये चीज नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस। तो अगर वो इससे नीचे चले गए तो इसका मतलब कंपनी लॉस लेना शुरू कर देगी। इसका फॉर्मूला कैसे चलता है देखिए जरा। होता क्या है, जैसे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफिकल सिनेरियो है, सॉरी। अब ग्राफिकल सिनेरियो में ये वाला फिक्स्ड है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सेम रहती है। देन वेरिएबल कॉस्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे प्रोडक्शन के साथ वो बढ़ती जाती है, देख रहे हैं, ये आपकी बढ़ती जाती है। अब इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, यू विल रीच आउट टू अ पैरेलल लाइन हेयर, क्योंकि टोटल कॉस्ट जब बनती है उसमें वेरिएबल भी इंक्लूडेड है और उसमें फिक्स्ड भी इंक्लूडेड है। अब जब आप रेवेन्यू कमाना शुरू करोगे, पैसा जब आप प्रोडक्शन करके बेचना शुरू करोगे तब शुरू होता है, यानी वो भी जीरो से शुरू होता है। आपका जो रेवेन्यू है दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। वंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इट गोज अप टू दिस एरिया। मान लीजिए ये आपका टोटल रेवेन्यू चला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले मेरी कॉस्ट ज्यादा थी और फिर मेरी कॉस्ट कम हो गई। इससे पता चलता है ये वाला जो एरिया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस का था, और ये वाला जो एरिया है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट का है। द पॉइंट है जहां पर ये आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, इसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ये बड़ा एंगल उतना ज्यादा आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाले हो। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप कमा रहे हो इसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर इंश्योर कर रहे हो। बट अगेन इसका कोई फॉर्मूला भी तो होता होगा, इसका है। जब आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। एक बार ये निकल गया फिर आप उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ब्रेक इवन की अमाउंट भी मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना। इसे यूज़ कहाँ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं क्योंकि उन्होंने लोन्स लोन्स पे करने होता है तो कॉस्टिंग मिल जाती है। आइडिया हो जाता है कि मिनिमम कितने रुपए लगाने ही लगाने हैं। फिर हमारे हमने इंसेंटिव की स्कीम्स कैसे रखनी है कैसे नहीं रखनी है, ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के अंदर। ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रोडक्शन के अंदर। अगर हमने प्रोडक्शन को कहीं आउटसोर्स करना है तो आपको पता होता ना कि आपके कितने रुपए लगते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आपको मालूम होगा कि आप अगर प्रोड्यूस करो तो कितना खर्चा आ रहा है। अगर सामने वाला आपको उससे सस्ता दे रहा है तो आप उसको चूज करोगे, अदरवाइज आप बोलोगे ठीक है फिर तो मैं खुद ही कर लेता हूँ अपना काम, है ना। क्योंकि मेरे को कॉस्ट कम पड़ रही है। जैसे कोक ने किया था, कोक को बॉटल्स बाहर से महंगी पड़ रही थी, खुद से बनानी पड़ी सस्ती। वो कहता मेक और बाय डिसीजन, मैं तो बना रहा जी, मेरे पास कॉस्टिंग कम बनती है जब मैं खुद बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी देख सकती है बेस्ड अपॉन द मार्केट कंडीशंस।
because you know your anticipated sales, then you know about your anticipated profits, then you know about how to pursue further. अब करना क्या है इन पैसों का, आपको हर चीज का आइडिया हो जाता है। अब जैसे एक इंपॉर्टेंट रेशो होती है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, छोटू सा प्यारा सा फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बस ये आपकी परसेंटेज निकलती है। दैट इज हाउ वी डिफाइन द पीवी रेशो। पीवी रेशो आपका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ज़्यादा आप अपनी फिक्स कॉस्ट के बाद पैसा अच्छा कमा सकते हो। बेस्ड अपॉन दिस हियर कम्स अ क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 160 का, और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 120 की। तो आप पहले सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। 160 में से 120 माइनस करोगे तो बच गए 40। तो हम बोलेंगे ये जो 40 है उसको सेल्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, एंड यू विल गेट योर answer. So what would be the answer according to this? This is 25%। तो 25% आपका पीवी रेशो आ रहा है। पीवी रेशो हायर होना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज़्यादा है, प्रोवाइडेड इनकी फिक्स्ड कॉस्ट इनके कंट्रोल में है। ठीक है, दैट इज हाउ वी डिफाइन इट। अब आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग वे बियॉन्ड आर ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं ना पैसा कमाने में, तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो ये गैप होता है जो हमने एक्स्ट्रा कमा लिया ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करने के बाद। इसका ज़्यादा होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुशन की तरह डिफाइन होता है। तो हम कहते हैं टोटल सेल्स में से अगर आप ब्रेक इवन निकाल दोगे, तो जितना आपने कमाया वो सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है, डिवाइडेड बाय आपकी एस्टिमेटेड सेल्स इनटू 100। तो आप यहाँ पर करोगे, इफ द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर इज 110, अगर आपको लग रहा है 110 आप सेल करोगे, 70 तो आपका रिकवरी में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, बिकॉज ये उन्होंने टोटल सेल्स दी हुई है। ब्रेक इवन जिसमें आपका कॉस्ट ही रिकवर होगा वो 70 तक कवर होगा। 110 में से जब आप 70 माइनस करोगे, डिवाइड बाय 110 करो, परसेंटेज में निकालोगे, इट विल गिव यू 36.36%। This is how we define the term margin of safety. Okay everyone, based upon this ये रहा हमारा question. Which of the following statements correctly defines margin of safety, sorry marginal costing as per सीमा? यूके, यूके की ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इनकी तरफ से क्या आया था, ये बुक का ही क्वेश्चन है। इट इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट एलोकेट्स ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कभी नहीं कहा ये वेरिएबल के साथ में फिक्स्ड को भी इंक्लूड करता है। मैंने आपको बोला ये वेरिएबल को देखता है, फिक्स को तो ये इग्नोर ही कर देता है। It is a technique of costing where only variable costs are considered. In the product costing, fixed costing are treated as period cost, focusing the impact of output changes on profit. Isn't this the answer? क्योंकि ये variable पर focus कर रहा है। It is a system where historical costs are used to prepare flexible budget. नहीं, flexible budget नहीं बना रही है। And then in this method, the costing designed primarily for tax compliance and statutory reporting under accounting standards. Now in this case, even this is not the point. ये basically आंसर आपका बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को उठाता है, फिक्स्ड को ये उठाता ही नहीं है। Now comes the next part, which is called activity based costing or ABC. It is a technique where allocation of the cost is done on what basis? Price, product market value, department's annual budget, then is your activities actual usage and cost driver consumption, and last is your employees time on the product. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग। मेरे को एक बात बताइए, एक मशीनरी आपके डिपार्टमेंट में लगी हुई है, एक मशीनरी मेरे डिपार्टमेंट में लगी हुई है। आपकी मशीनरी चलती है 2 घंटे, मेरे घर चलती है 12 घंटे, और हमारा टोटल कॉस्ट आया था 10 लाख रुपीज़ का। आमतौर पर बोला जाएगा अच्छा 10 लाख बना है जी, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिपार्टमेंट है, डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ 20 लाख, यहाँ पर आ गया आपका 5 लाख का, और यहाँ पर भी आ गया 5 लाख का। ये गलत नहीं है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों में यूटिलाइजेशन तो अलग अलग चल रही है। अब फिक्सिटी कैसे मान गए? कहते यहाँ यूज हुआ है सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से चल रहा था, ये 12 घंटे के हिसाब से चल रहा था। आप पहले टोटल घंटे निकालो कितने ये चला है, और उसके हिसाब से देखो। मान लीजिए ये पूरे महीने में बेस्ड अपॉन दिस ये चला है 20, हाँ हम मान लेते हैं कि ये चला है 20 घंटे,
हम लोग एक पूरे मंथ का हम निकाल कर चल रहे हैं। टोटल के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन जो यहाँ पर हो रही थी ये चला है टोटल 20 घंटे, और पूरे मंथ के हिसाब से ये चला है आपका अराउंड 180 आवर्स। अब आप जब निकालोगे आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, जब आपको पता है 10 लाख रुपए आपने बांटने हैं। आप बोलोगे टोटल कितना है, कहते 200 आवर्स यूज किया है ना हमने। तो ये जो 10 लाख है ये टोटल 200 आवर्स का खर्चा है, जिसमें से 180 आवर्स ये बी के हैं और ए के अलग हैं। तो आप बोलोगे देखो ये वाला ना गलत बात होगी, अगर आपने ये 10 लाख को डिवाइड बाय 200 किया, पहले आप 200 से डिवाइड करो, आपको निकल कर आएगा, आपको पता है कि 5,000 रुपए 1 घंटे के ऊपर लग रहे हैं। जब एक ने 180 यूज करा है तो आप बोलोगे 9 लाख जो है वो आपका डिपार्टमेंट बी को दे दो, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट की। और दूसरी तरफ आप सिर्फ 1 लाख डालो, 10 लाख में से 1 लाख ही लगेगा यहाँ, और बाकी 1 लाख आपका यहाँ आएगा। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल यूज है, जितना यूज करोगे उतना ही इसमें काउंट होता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर डूइंग। दिस वाज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेस्ड अपॉन दिस सिनेरियो। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो दिस इज इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपको हेल्प कर पाया है। अगर ये कर पाया है तो आपको क्या करना होगा, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू आवर वेबसाइट edutap.in। ठीक है, आप ना गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे ना एड्यूटैप को, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। edutap.in पर जाइए और आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर जैसे टाइप किया, यहाँ पर edutap.in आ गया। अब इस पर क्लिक करा, अब इसको ना डाउन आप आगे खोलेंगे तो इट विल टेक यू टू आर वेबसाइट। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये रहा आपका JIIB। जैसे ही आप JIIB खोलेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। ठीक है, JIB में स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर देखिए हमारा मास्टर कोर्स आपको मिल रहा है। मास्टर कोर्स में हमारे पास लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस है, कंसेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, लाइव क्लास जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। आप अपनी पेस पर पढ़ सकते हैं, और इस समय आपको यूज़ करना है JIB 80 कोड, और आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से परचेज कर लीजिए एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट भी बाय करना है तो यहाँ पर आपको सिंगल में दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंगल में जैसे ही आप ओपन करेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, तो क्विकली अपनी टेस्ट सीरीज की तरफ भी फोकस रखिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। बट इफ़ यू हैव टेकन मास्टर कोर्स तो आपको टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड मिलेगी, तो आपकी पढ़ाई आराम से हो सकती है। सो प्रिपेयर वेल। थैंक यू।